नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं पुनः जीएस पेपर 5 के प्रश्न को लेकर के, जो है उत्तर प्रदेश में भू सुधार के उद्देश्यों को बताते हुए इसके समक्ष आई चुनौतियों की चर्चा करें। तो इसी प्रश्न को हम आज करने वाले हैं। और सबसे पहले एक छोटा सा भू सुधार क्या है उसके बारे में चर्चा कर दे कि भू सुधार से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि भूमि के स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण, तो अब आपको ये बताना होगा कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि भूमि का जो स्वामित्व था वो कहीं न कहीं कुछ लोगों के पास अधिक था और कुछ लोगों के पास एकदम से नहीं था। तो इसीलिए ये प्रयास किया गया। तो अब आप अगले पॉइंट में बहुत छोटा सा बता दें कि आज़ादी के पूर्व धन संपत्ति का जो संकेंद्रण था कुछ लोगों तक सीमित था। अतः आज़ादी के बाद देश के नीति निर्माताओं द्वारा सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत यह प्रयास किया गया कि किसी के पास आवश्यकता से ज्यादा भूमि ना हो और किसी के पास इतनी कम भूमि ना हो कि वह अपना पेट ना पाल सके। तो इसी वजह से प्रयास किया गया कि जो भूमि है, जिनके पास बहुत ज्यादा है, उनसे उनकी भूमि भूमि को ले करके जो निर्धन है, जिनके पास एकदम से जमीन नहीं है, उनको समान वितरण किया जाए। तो वही ये प्रयास किया गया और इसके तहत उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया। ये आज़ादी के जस्ट बाद की स्थिति है। और आज़ादी के पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आप जानते ही होंगे कि औपनिवेशिक शासन था। ब्रिटिश के हम कहीं न कहीं गुलाम थे। और उस समय क्या था कि जो समाज था वो में जो अपर क्लास और जो निम्न क्लास के बीच बहुत ज्यादा खाई थी। एक वर्ग था बहुत धनी था, बहुत संपन्न था, बड़े बड़े जमींदार थे। बाकी सारी जो प्रजा थी, एक तरीके से उनकी प्रजा थी, निर्धन थी। तो उसी को बैलेंस करने के लिए, चूंकि अब देश आजाद हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो लोकतंत्र तो सच्चे मायने में तभी स्थापित हो सकता है कि जब सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। तो उसी के तहत ये प्रयास किया गया। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है। भूमि सुधार क्या है और भूमि सुधार लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस स्लाइड के माध्यम से आपने देख लिया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय जो समय है आपके मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी चूंकि आरओ का पेपर लीक हुआ उसके बाद वो एक तरीके से डिरेल हो गई हैं। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि आपकी परीक्षा जुलाई में हो, बहुत चांस है कि वो अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर में आरओ जा सकता है। तो अभी आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है मुख्य परीक्षा को पढ़ने का। और विश्वास मानिए, यदि अभी आप मुख्य परीक्षा को नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर ले। तो इसी के तहत हमारे संस्थान द्वारा जीएस पेपर 5 और 6 को लेकर के टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। और आप लोग इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें क्लास में, और बेहतर तरीके से लोग बताएंगे, ऑफिस के लोग। साथ ही साथ हम यहाँ थोड़ा संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है आपको 2 क्वेश्चन देंगे, और उसके बाद सेम डे उसका मार्किंग कर देंगे और सेम डे ही आपको मॉडल आंसर भी उसका मिल जाएगा। तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक टॉपिक से, जो आपके जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के प्रत्येक टॉपिक हैं, उसे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, वो सब हम इसके माध्यम से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आपको एक लाभ और मिलेगा यदि आप लिखने से भाग रहे हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या होता है, लिखना होता है, आप सभी जानते हैं। वहाँ तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि गोला रंग के आ गए और आप पास कर जाएंगे। यहाँ तो लिखना है, और लिखने के लिए निरंतर लिखना होता है। अगर लगातार आप नहीं लिखेंगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मुख्य परीक्षा के पहले यदि आप ये सोचें कि कर लेंगे, तो वो हो नहीं पाता है। तो अभी हमारे साथ एक अच्छा अवसर है कि आप लोग आंसर राइटिंग करिए। जो कमी रहेगी वो तो हम बताते ही रहेंगे। मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाया करेगा, आप वहाँ से भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ग्रुप में और भी बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सीख भी मिलेगी। आप उनकी कॉपी देखेंगे, अपनी तुलना करेंगे, तो आपको ये एहसास भी होगा
कि अभी हम में ये कितने सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब वही है कि आप एक तरीके से मैदान में आ जाएंगे, और जब मैदान में आएंगे तब अपनी स्थिति का आप बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी है, बहुत लाभदायक है, तो इसका तो आप लोग जरूर लाभ लें। चलिए, सूचना समाप्त हुई, अब आगे आते हैं। अब देखिए, जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने भूमि सुधार क्या है और भूमि सुधार को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था उसकी चर्चा कर ली है। अब आपको अगले पॉइंट में बताना है कि भूमि सुधार के घटक क्या थे, मतलब भूमि सुधार को जो लाया गया तो उसके तहत क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो प्रयास था इसमें वो मध्यस्थों का उन्मूलन था, फिर काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करना था, भू स्वामित्व की सीमा तय करना, भूमि का चकबंदी और भू अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं व्यवस्थित करना था। ये 4-5 प्रयास जो है वो भूमि सुधार के तहत किए गए। और इसमें इसके तहत जो लाभ क्या हुआ, तो सबसे पहला लाभ हुआ कि काश्तकारों को भूमि का हस्तांतरण संभव हुआ। वही है कि जो काश्तकार थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास भी कुछ भूमि ट्रांसफर हुई। किससे ट्रांसफर हुई? जो बहुत बड़े बड़े भू को धारण करते थे, मतलब जमींदार जो वर्ग थे, उनसे ट्रांसफर हुआ। फिर हदबंदी द्वारा भू स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। ये जो हदबंदी है, इसके तहत ये प्रयास किया गया कि आपके पास अगर 500 बीघा है तो अब वो स्थिति नहीं रहेगी। आपके पास भूमि का आपकी जिस तरीके से परिवार है, आपकी परिवार सदस्य संख्या है, उसी हिसाब से आपके पास एक निश्चित मात्रा में भूभाग रहेगा। तो ये कर दिया गया। चकबंदी द्वारा बिखरी जोतों को इकट्ठा किया जा सका। आप सभी जानते होंगे जो चकबंदी होता है, तो छोटे छोटे, जैसे एक मालिक है, चकबंदी को आप ऐसे समझिए कि आप खेती करते हैं, आपके पास 4 बीघा खेत है, लेकिन वो 4 बीघा खेत क्या है कि बहुत दूर दूर बिखरा हुआ है। तो आपको उसको जो है वहाँ कृषि करने में बहुत समस्याएं आएंगी। अगर आपका सारा खेत एक ही जगह रहेगा तो उसकी जुताई में, उसकी देखभाल में सारी सहूलियत हो जाएगी आपको। तो चकबंदी के तहत यही प्रयास किया गया कि जो बिखरी जोतें हैं किसी काश्तकार की या जमींदार की, तो उसको जो है एक जगह ला करके उसको दे दिया जाए। फिर सहकारी कृषि को बढ़ावा मिला इसके तहत, और उन्नत बीजों का वितरण एवं शोध बढ़ा एवं कृषि में मशीनीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। देखिए, भूमि सुधार के तहत ये जो सब प्रयास किए गए, इससे ये जो है लाभ हुए ये सारी चीजें। अब चूंकि आपने बता दिया कि भूमि सुधार के घटक क्या हैं, मतलब उससे क्या क्या लाभ हुआ, अब चूंकि प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि चुनौतियां क्या आई इसको लागू करने में। तो देखिए, जब भी आप मुख्य परीक्षा में प्रश्न को करिएगा तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो है कायदे से मतलब पेपर के प्रत्येक भाग को पढ़िए कि उसमें मतलब किन किन डायमेंशन से प्रश्न पूछा गया। अगर आप वहीं तक उत्तर छोड़ देते तो शायद मतलब आपका जो है वो उत्तर अधूरा होता और उस तरीके से आपको अंक नहीं मिलता। तो अब आपको ये बताना है कि इसके समक्ष आई चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियों के तहत जो सबसे पहली चुनौती है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित चुनौती। जमींदारों को खुद राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा होना। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो जमींदार थे उन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीनें थी, और वो जो है समाज का प्रभावशाली वर्ग था। वो कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे बड़ी और मुख्य पार्टी थी, वो खुद उसी के मेंबर थे। तो अगर कोई कानून इनके खिलाफ बनता तो क्या ये बनने देते? जब आज के समय में ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता विधायक है तो अपने आप को कितना प्रभावशाली समझता है। तो उस समय जब जनता बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थी, जागरूक नहीं थी, और अभी जस्ट हम आज़ाद ही हुए थे, तो उस समय इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती तो यही आई थी। इसमें करते क्या थे, तो जो जमींदार लोग थे और नौकरशाह और राजनेता, इन तीनों लोगों का आपस में जो है एक गठजोड़ हो जाता था, और इस कानून की जो है एक्चुअल में क्रियान्वयन जो होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाता था। फिर जमींदारों द्वारा अपनी भूमि को निकट संबंधियों के नाम ट्रांसफर कर देना। अभी पीछे मैंने बताया है ना कि इसके घटक में हदबंदी का प्रयास किया गया कि मतलब कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उसको उसके परिवार के हिसाब से निश्चित कर दिया गया कि आपके पास इतनी ही जमीनें रहेंगी। तो जमींदार लोग क्या किए, वो अपनी भूमि को अपने सगे संबंधियों में वितरित कर दिए।
और शो किए कि हमारे पास तो बस जीने खाने की ही जमीन है, लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष रूप से वो उन्हीं की जमीन थी। फिर चूंकि संविधान में पहले संपत्ति मूल अधिकार से जुड़ा था, अतः इसे लेकर जमींदारों द्वारा कोर्ट में मुकदमा दायर करना, जिससे भू सुधार कानूनों की गति धीमी पड़ गई। अब देखिए, कानून आया, लोगों में उत्साह आया कि सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन हुआ क्या, आप सभी जानते हैं कि ये जो पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था, उसको तो बाद में हटाया गया। लेकिन जब ये मूल अधिकार था तो इनको एक बड़ी राइट थी कि ये जो है कोर्ट में जा सकते थे, और ये कोर्ट में गए भी कि जो है सर हमारी जो है जमीनें छीनी जा रही हैं। तो कोर्ट में ये चूंकि मुकदमा लंबित हो गया, और जब आप जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई चीज़ें जाती हैं तो वो जो है प्रक्रिया डिले हो जाती है। तो ये चीज़ भूमि सुधार कानूनों के लिए भी हुआ। फिर आप देखेंगे कि 1950 से 1960 के दशक में सरकार के पास भूमि से संबंधित अभिलेखों का रिकॉर्ड नहीं था। आप ऐसे समझिए कि वर्तमान समय में आप का मतलब जितनी भी जमीनें हैं, आप देखे होंगे कि वो ऑनलाइन जो है वो उपलब्ध है। खसरा खतौनी निकालना है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन। लेकिन उस समय चूंकि कंप्यूटर का युग तो था नहीं, सारी चीज़ें लिखा पढ़ी कागज पे होती थी, और भारत अभी जल्दी जल्दी आज़ाद हुआ था। तो किसके पास कहाँ कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड ही जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी फॉर्म में आई थी, अभी तो वो गठन की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तो उसके पास वो रिकॉर्ड ही नहीं था। तो उसको कुछ समय चाहिए था। तो वही है कि 50-60 के दशक तक उनके पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था। ये आप दिखा देंगे। फिर लास्ट में है कि जमींदारों द्वारा काश्तकारों एवं छोटे भू मालिकों का पर प्रभाव दिखाकर पुनः भूमि पर कब्जा कर लेना। अगर कोई काश्तकार है या छोटा जो भूमिधारी है, उसको कुछ जमीन अगर मिल भी गई तो मसल पावर यहाँ काम आती थी कि जो जिनसे जमीनें लेकर के दी गई थी वो कानून के डर के मारे तो कागज में तो पीछे हट गए, ट्रांसफर कर दिए। लेकिन एक्चुअल स्तर पे ग्राउंड पे क्या था कि उन्हीं के जो कारिंदे लोग थे, उन्हीं के जो लोग थे, वो जा करके पुनः जो है अपने लैंड पर कब्जा कर ली, अवैध कब्जा कर लिए। और जो काश्तकार था, जो छोटे भूधारी लोग थे, उनकी वो हैसियत नहीं थी कि अपने क्षेत्र के जमींदार से इस तरीके का वो मुकाबला कर पाते। और अब इसमें देखेंगे कि चकबंदी में क्या चुनौतियां आई। तो चकबंदी, अब दूसरी चुनौती देखिए, जो चकबंदी की प्रक्रिया हुई, तो भूमि का रिकॉर्ड नहीं होने से एक भूस्वामी की समस्त भूमि के टुकड़े की वास्तविक जानकारी नहीं होना। मतलब भाई चकबंदी में क्या था कि अगर किसी के पास भूमि बिखरा हुआ है तो उसको एकत्रित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन समस्या तब हो गई कि जब भूमि का रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसकी जमीन कहाँ है, वो पता ही नहीं है, तो आप एकत्रित कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट। फिर कृषकों को अपनी भूमि के प्रति लगाव, अतः वे सरकार को सहयोग नहीं कर रहे थे। मतलब जो कृषक थे वो चकबंदी को लेकर के भी जो बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि जो हमारी कृषि, जो हमारी ज़मीन है, चूंकि वो उस पे पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे थे, तो उनसे मतलब एक तरीके से उनका लगाव हो गया था, और वो इसीलिए जो है सरकार को सहयोग नहीं कर रहे थे। बिखरी भूमि के प्रत्येक टुकड़ों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता में पर्याप्त भिन्नता थी, जिससे उसकी कीमत निर्धारण में समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए चकबंदी में जो अगली समस्या आई कि अगर कोई जमीन बहुत ज़्यादा उपयोगी है और कुछ जमीन जो है वो कम उपयोगी है और कुछ एकदम बंजर है, तो फिर कैसे जो है इन तीनों जमीनों का एक औसत निकाला जाए और उसी हिसाब से जमीन जो है दिया जाए। तो ये भी इसके निर्धारण में भी एक समस्या आई थी। फिर ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव और उनके बीच कई तरह के अफवाहों का फैलना, जैसे उन्हें उनकी भूमि से अलग कर दिया जाएगा, सरकार जमींदारों के हित में काम कर रही है आदि। मतलब सरकार जो है वो एक तरीके से भूमिहीनों के पक्ष में थी, लेकिन जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने जो है जनता के बीच जो है वो अफवाह फैलाने का काम किया कि जो है आप जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे तो आप जो आपके पास थोड़ा बहुत संपत्ति है भी और जो जमींदार साहब का संरक्षण आपको प्राप्त है वो भी सरकार खत्म कर देगी और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मतलब अफवाहों का जो तंत्र था वो उस समय भी सक्रिय था, और उस समय तो सक्रिय होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जनता उतनी जागरूक नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। जब आज हम आप लोग अफवाहों में आ जा रहे हैं
तो उस समय का दौर तो आप समझ ही सकते हैं। फिर हदबंदी में चुनौती, जो इसके घटक में जो दूसरी चुनौती हदबंदी को लेकर आई, तो चूंकि हदबंदी व्यक्तिगत स्तर पर लागू की गई थी और परिवार की परिभाषा अस्पष्ट थी, अतः संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण होना। मतलब इसमें वही कहा गया कि जैसे हदबंदी में तो ये कहा गया कि भाई आपके पास जमीन का एक निश्चित भाग ही रहेगा, लेकिन ये परिवार की जो स्पष्ट अवधारणा थी वो स्पष्ट नहीं थी, मतलब वो अस्पष्ट थी। जैसे आज परिवार की जो अवधारणा वो एकदम स्पष्ट है, तो उस समय इसको लेकर के अस्पष्टता थी, और इसी को लेकर के जो जमींदार वर्ग था वो इसका दुरुपयोग किया और अपने जो जमीनों का एक तरीके से अवैध ट्रांसफर अपने सगे संबंधियों में कर देता है। फिर मुकदमेबाजी से क्रियान्वयन में देरी, वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई ये लोग अपने अधिकारों को लेकर के कोर्ट में भी चले गए। अब काश्तकारी सुधार में जो चुनौतियां आई, तो काश्तकारी सुधार में जो चुनौतियां आई, जो काश्तकार होते थे उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था, अतः वे मौखिक और पीढ़ीगत रूप से कार्य करते थे, अतः उन्हें अधिकार दिलाने में समस्या आई। मतलब ये तो कहा गया ना कि जो जमीनों का वितरण है वो काश्तकारों में कर दिया जाएगा, लेकिन काश्तकार जो होते थे उनकी जो नियुक्ति होती थी वो मौखिक रूप से होती थी, ना कि वो लिखित होते थे, उनका कोई रिकॉर्ड होता था। तो जब जमीन के वितरण की बात आई कि भाई जो जमीन जोत बो रहा है वो जमीन उसी की हो जाएगी, तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था, भाई वो दावा ही नहीं कर पाए, तो एक बड़ी समस्या ये थी। फिर काश्तकारी सुधार कानून में देरी से लागू हुआ, मतलब ये जो कानून भी ये देरी से लागू हुआ, एवं आरंभिक कुछ वर्षों में लागू होने के बाद भी इसका क्रियान्वयन पक्ष बेहद कमजोर रहा। तो ये सारी इसकी जो है वो चुनौतियां हैं। अब आप छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि अतः इन चुनौतियों के कारण ही उत्तर प्रदेश में भू सुधार के प्रयास भली भांति सफल नहीं हो सके, और यही कारण है कि आज भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता, पलायन, बेरोजगारी आदि की समस्याएं बनी हुई हैं। मतलब निष्कर्ष में आपने दिखा दिया कि जो भूमि सुधार जो कानून थे वो थे तो बहुत बेहतर, उनके तहत जो प्रयास किए गए वो बहुत सकारात्मक प्रयास भी थे, लेकिन वो सफलीभूत नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफलीभूत हो पाए, तो आपने उसका कारण बता दिया कि चकबंदी में क्या समस्याएं आई, हदबंदी में क्या समस्याएं आई, और फिर काश्तकारों को उनका अधिकार दिलाने में क्या समस्या आई, आपने सारी चीजें बता दी। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपका उत्तर लंबा हो जा रहा है, और लंबा होने के पीछे का एक कारण है कि हम जो है थोड़ा आपको डिटेल से बता रहे हैं। अब आप कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो है उत्तर जो है बहुत लंबा हो जा रहा है, तो देखिए इतना लंबा भी नहीं हो रहा है। अगर 200 शब्द में लिखना है, ये 250-300 शब्दों में 250 शब्दों तक चला जा रहा है, तो 50 शब्द तो आप कटौती कर ही सकते हैं। अब आपको हम बहुत छोटे में बता दें, चीजें आपको समझ में ना आए, तो फिर तो आप जो है उसको उत्तर मतलब परीक्षा में जाकर के तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाएं, कम से कम उस टॉपिक का बेसिक समझ भी आपको दे दे। तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए, जब आपको चीजें आती रहेंगी, आपकी जानकारी अच्छी रहेगी, तो आप छोटा बड़ा वो आपके हाथ में, आप कितने छोटे में उस चीज को लिख देंगे, कितने बड़े में लिख देंगे, ये आप कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आपको मैटर आना चाहिए, और हमारा ये प्रयास है इस माध्यम से कि आपको उत्तर लिखना कैसे है, कैसे भूमिका देनी है, कैसे बीच का पार्ट देना है, वो सब तो हम बताएं ही बताएं। साथ ही साथ ये भी आपको हम स्पष्ट करें कि इस टॉपिक से मतलब आपका जो संदेह है वो भी खत्म हो जाए, मतलब कोई डाउट ना रह जाए। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो आप लोग धैर्य बना के देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़िए। और ये यूट्यूब है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप ही का चैनल है और आप ही के माध्यम से इसको आगे बढ़ना है। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।